हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें आरसीसी की। ठीक है, ये वो वाली बातें हैं बेसिकली जो हम लोग मोस्टली हम मिस कर देते हैं, क्योंकि ये इतना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना कि हम इग्नोर कर देते हैं कि यार छोड़ो, ये चीज़ें थोड़ी एग्ज़ाम में आएंगी। लेकिन फिर अगर कभी यही चीज़ें एग्ज़ाम में आ गई तो हमें बहुत दुख होगा कि यार सामने पड़ी हुई थी बट हमने पढ़ी नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं आज आपके लिए कंसोलिडेट करके आया हूँ कि टाइम बचेगा वीडियो का। सब कुछ ऑलरेडी देखो, इतनी मेहनत करके खुद से लिख के लाया हूँ कि हम लोग वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक बार देख लेते हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में आ गई ये इंपॉर्टेंट बातें तो हम लोग पता होना चाहिए ना हमें कि ऐसे इंपॉर्टेंट बातें जो हैं कि आएंगी, सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन होंगे, आपको देख के बताना होगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आपके सामने मैंने सब कुछ परोस दिया थाली में, आपको बस खाना है अब। ठीक है, दैट्स इट। तो सबसे पहला हम इसमें टॉपिक करेंगे मूवमेंट एंड शेयर कोफिशिएंट्स फॉर बीम्स एंड स्लैब्स। ठीक है, जैसा कि अगर कोई कंटिन्यूस बीम होती है, ठीक है, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, सारा मैंने इतना प्यारा नोट्स बनाए हुए हैं तो आपके सामने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जैसे कंटिन्यूस बीम है, ठीक है, तो यहाँ पे पेनल्टीमेट सपोर्ट है, इंटीरियर सपोर्ट है। तो इसमें जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ईएससी में मोस्टली पूछते हैं, प्रीलिम्स में, कि बेंडिंग मूवमेंट में मूवमेंट कोफिशिएंट्स क्या होंगे बिकॉज ऑफ डेड लोड एंड बिकॉज ऑफ लाइव लोड। ठीक है, तो सिंपल बात है, देखो ऐसा बीएमडीज का होगा जो जैसा मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये इनिशियली ऐसे जा रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट होकर पेनल्टीमेट पे नेगेटिव मैक्सिमम जाएगा, फिर पेनल्टीमेट और इंटीरियर के मिड मिड स्पैन में जो है मैक्सिमम जा रहा है पॉजिटिव, फिर ऐसे जाके इंटीरियर पे फिर नेगेटिव आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो मूवमेंट कोफिशिएंट डेड लोड और लाइव लोड के कारण होंगे। इनिशियली देखो, इनिशियल वाले सपोर्ट पे तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे। फिर मिड स्पैन पे इनिशियली क्या होंगे, 1+1/12 और +1/10 डेड लोड और लाइव लोड के लिए। ठीक है, फिर पेनल्टीमेट सपोर्ट में देखो यहाँ से आपको एक तरह से रट्टा लगाना है इसका। ठीक है, और कुछ नहीं, आपकी मर्जी है कैसे रट्टा लगाओ। ठीक है, जैसे +1/12, फिर -1/10, और यहाँ पे +1/10, -1/9, फिर आगे जा रहा है मिड स्पैन पे, फिर पॉजिटिव आ रहा है तो +1/16, +1/12, फिर आगे जाके क्या हो रहा है, -1/12, -1/9, और एंड में क्या आ जाएगा, WDL2 WLL2। तो ये वाली वैल्यूज़ को जैसे तैसे करके आपको रट्टा मारना है। ठीक है, +1/12, -1/10, +1/16, -1/12 WDL2, +1/10, -1/9, +1/12, -1/9 WLL2। ठीक है, रट्टा मारना है। सिमिलरली शेयर फोर्स डायग्राम उसके बाद आता है। ठीक है, कि SFD जो है वो कैसा होगा, तो सिमिलर चीज़ SFD के लिए भी हमने कैसे देखनी है कि SFD इनिशियली देखो ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर जहाँ पे ये मैक्सिमम है तो ज़ीरो हो जाएगा, फिर पेनल्टी वेट में नेगेटिव मैक्सिमम होगा, चेंज होगा साइन, यहाँ पे चेंज हो रहा है कर्वेचर तो साइन चेंज होगा एंड सिमिलरली बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे डेड लोड और लाइव लोड के लिए सिमिलरली क्या आएगा, इनिशियली 0.4 और 0.45 है, यहाँ पे तो 0 हो गया। फिर ये पेनल्टीमेट सपोर्ट के इस साइड देखो, लेफ्ट साइड में रहेगा 0.6 और लाइव लोड भी 0.6 रहेगा। फिर ये 5 से घट जाएगा, ये हो जाएगा 0.55, ये 0.6 ही रहेगा। सिमिलरली इधर इंटीरियर सपोर्ट पे आओगे, ये नीचे वाला लाइव लोड 0.6 ही रहेगा, ये 5 और घट जाएगा 0.5। WDL WLL क्योंकि ये शेयर फोर्स है। ठीक है, SFD है, मूवमेंट था तो WDL2 WLL2 शेयर फोर्स में आ रहा है, तो डेड लोड के कारण क्या है, 0.4, 0.6, 0.55, 0.5, 0.45, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6 WLL। ठीक है, तो ये मूवमेंट कोफिशिएंट्स है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं ESC में प्रीलिम्स में क्योंकि थोड़ी बार पूछ चुका है ये। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें हैं हमें भूलनी नहीं है, एक बार रट्टा से लगाना है और आपको फिर वो भूलेगा नहीं ऐसा रट्टा। ठीक है, तो ये देख लेना एक बार। ठीक है, मूवमेंट कोफिशिएंट याद कर लेना। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब, ये भी डायरेक्ट फार्मूले क्या कई बार ESC में या क्या पता गेट में भी, क्योंकि गेट भी अब इतना अनप्रडिक्टेबल हो गया तो हमें क्या पता कि गेट में ही डायरेक्ट पूछ लें। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग जो टू वे स्लैब्स के कई मेथड्स होते हैं उसकी। ठीक है, तो टू वे स्लैब में ये तो आपको पता है Ly/Lx <= 2 होता है और स्लैब सपोर्टेड ऑन और 4 एजेस होती है। तो सबसे पहले जो इसका मेथड होता है रैंकाइन्स मेथड या ग्रेसॉफ रैंकाइन्स मेथड जिसको बोलते हैं, ये बेस्ड होता है प्योरली सिंपली सपोर्टेड के केस पे होता है और यूज फॉर द कॉलम नॉट हेल्ड डाउन इन पोजीशन। ठीक है, उसके लिए होता है कॉलम्स नॉट हेल्ड डाउन इन पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि
जो रैंकाइन्स फार्मूला होगा वो कॉलम्स नॉट हेल्ड डाउन इन पोजीशन है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक और मेथड आएगा, पिगेडस मेथड आएगा, ये होगा फॉर कॉलम हेल्ड डाउन इन पोजीशन, ठीक है। पिगेडस आएगा फॉर कॉलम हेल्ड डाउन इन पोजीशन और रैंकाइन्स आएगा फॉर कॉलम्स नॉट हेल्ड डाउन इन पोजीशन, ठीक है। तो ऐसी कोई स्लैब है जिसमें ये मेरे पास एल एक्स है शॉर्टर साइड, एल वाई है लॉन्गर साइड, फिर डब्ल्यू एक्स हो जाएगा एल एक्स की दिशा में, डब्ल्यू वाई होगा एल वाई की दिशा में। तो अगर हमें देखना है कि डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई हम कैसे निकाल सकते हैं, तो डब्ल्यू वाई के लिए होगा 1/1 + r⁴ डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू एक्स के लिए होगा r⁴/1 + r⁴ डब्ल्यू, ठीक है। और फिर सिमिलरली मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा डब्ल्यू एक्स एल एक्स स्क्वायर बाई 8, मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन होगा डब्ल्यू वाई एल वाई स्क्वायर बाई 8। सिमिलरली शेयर फोर्स जो होगा शॉर्टर एच की तरफ होगा वो होगा 1/3 डब्ल्यू एल एक्स, और लॉन्गर के लिए होगा r/2 + r w इंटू एल एक्स। ये यहाँ पे ध्यान देना है कि एल एक्स ही आ रहा है यहाँ पे और w आ रहा है, नॉट डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई केवल हमारे मूवमेंट पे आएगा। लेकिन शेयर फोर्स के केस में शॉर्टर एच के लिए जो आएगा वी एक्स आएगा वो आएगा 1/3 डब्ल्यू एल एक्स, लॉन्गर एच के लिए आएगा जो वी वाई आएगा वो आएगा r/2 + r w इंटू एल एक्स आएगा, ठीक है। फिर है डिज़ाइन ऑफ स्लैब विथ कॉर्नर हेल्ड डाउन, कॉलम हेल्ड डाउन, कॉर्नर मैंने लिखा कॉलम हेल्ड डाउन इन पोजीशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। पिगेडियस मेथड जो है सबसे पहले वो आ जाता है, उसमें क्या होगा r(x) डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई 8। सिमिलरली एम वाई जो होगा वो होगा r(y) डब्ल्यू एल वाई स्क्वायर बाई 8, ठीक है। ये आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, एक सेकेंड में मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये मैंने गलत लिखा है या मैंने करेक्ट लिखा है, क्योंकि ये इनफैक्ट मैंने भी अच्छे से नहीं पढ़े ये टॉपिक, इसलिए ये टॉपिक मैं ला रहा हूँ, क्योंकि ये अक्सर ये वाले टॉपिक जो है ये पूछे जाते हैं। नहीं, ये मैंने सही लिखा है, तो वो यही होता है कि r(x) डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई 8 एंड एम वाई होता है r(y) डब्ल्यू एल वाई स्क्वायर बाई 8, ठीक है। और r(x) और r(y) और टेबल से हमें मिलेंगे जो IAS कोड में गिवन होता है। अगर आपके ESC या गेड में पूछेंगे तो r(x) और r(y) की वैल्यू वो प्रोवाइड करेंगे ठीक है। तो ये है पिगेडियस मेथड। IAS कोड मेथड मुझे सबसे आसान लगता है, क्योंकि इसमें क्या है mx की वैल्यू डायरेक्ट होती है α(x) डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर, my की वैल्यू होती है α(y) डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर, ly नहीं आते इसमें lx ही रहते, इसलिए मैं इससे कंफ्यूज हो गया था कि कहीं पिगेडियस में भी तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे ly नहीं lx आएगा, बट नो, ये चीज़ केवल है शेयर फोर्स जब हम लोग रैंकाइन्स मेथड से निकाल रहे हैं वो क्या 1/3 डब्ल्यू एल एक्स, और लॉन्गर एच की तरफ निकाल रहे हैं तो r/2 + r डब्ल्यू एल एक्स, ठीक है, उसमें lx ही रह रहा है। लेकिन पिगेडियस मेथड में lx और ly अलग होगा मूवमेंट में, लेकिन IAS कोड में क्या होगा α(x) डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर और my होगा α(y) डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर, और ये पेज 91 IAS 456 में गिवन है, ठीक है। उसके बाद आता है टॉर्शन रीइंफोर्समेंट इन स्लैब। अब स्लैब में टॉर्शन रीइंफोर्समेंट भी हमें कई बार प्रोवाइड करनी पड़ जाती है। वो कब प्रोवाइड करनी पड़ जाती है? व्हेन बोथ आर कंटिन्यूस एजेस। अगर दोनों जो एजेस है वो कंटिन्यूस हो तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है टॉर्शन रीइंफोर्समेंट के लिए। अगर दोनों एज डिसकंटिन्यूस हैं तो 3/4 ऑफ AST पॉजिटिव इन 4 लेयर्स एक्सटेंडिंग LX/5 फ्रॉम एजेस, ठीक है। अगर दोनों कंटिन्यूस एज है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन अगर दोनों डिसकंटिन्यूस है तो प्रोवाइड करनी है, और कितनी करनी है? 3/4 ऑफ द AST पॉजिटिव इन 4 लेयर्स एक्सटेंडिंग LX/5 फ्रॉम एजेस। और अगर वन डिसकंटिन्यूस है वन कंटिन्यूस है तो 3/8 ऑफ AST पॉजिटिव इन 4 लेयर एक्सटेंडिंग LX/5 फ्रॉम द एजेस। ये चीज़ है, ठीक है, सिंपल एज इट इज़। कंटिन्यूस में नो नीड, डिसकंटिन्यूस दोनों होंगे तो 3/4 ऑफ AST पॉजिटिव इन 4 लेयर एक्सटेंडिंग LX/5 फ्रॉम एजेस। अगर वन डिसकंटिन्यूस वन कंटिन्यूस है तो 3/8 ऑफ AST पॉजिटिव इन 4 लेयर एक्सटेंडिंग LX/5 फ्रॉम एजेस, ठीक है। इसके बाद कॉलम्स की बात आती है। WSM में हमें पता है जो स्लेंडरनेस रेशियो जो कि लैम्डा होता है वो क्या होता है? L इफेक्टिव बाय लीस्ट लेटर डायमेंशन होता है। अगर लैम्डा 12 से ज़्यादा आ गया तो वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। अगर लॉन्ग कॉलम है तो WSM में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर लॉन्ग कॉलम होती है वो क्या होती है? सिग्मा SC ASC प्लस सिग्मा CC AC इंटू एक रिडक्शन फैक्टर होता है CR जिसकी वैल्यू होता है 1.25 माइनस L इफेक्टिव बाय 48B। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि रिडक्शन फैक्टर क्या है, तो उसके लिए हमें वे वैल्यू याद रखनी है 1.25 माइनस L इफेक्टिव बाय 48B। उसके बाद जो चीज़ मुझे हमेशा भूल जाती है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम भूल जाती है। ये वाला टेबल जो है ये भाई
फ़ोटो ले लो, जो मर्जी करो, बट इसको रट लो। ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टेबल है। तो देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स, मतलब दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं। तो दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो थ्योरेटिकल उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या लेते हैं हम 0.5L, बट रिकमेंडेड जो उसकी वैल्यू हो क्या 0.65L है। तो अगर फिर दूसरा बोल रहा है कि रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स, मतलब एक फिक्स है एक फिक्स नहीं है, एक वही सिंपली सपोर्टेड है। तो हिंज्ड है बोल सकते हैं, एक फिक्स्ड है एक हिंज्ड है। उसके लिए जो है हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू 0.7 है लेकिन रिकमेंडेड 0.8L बोली गई है। उसके बाद वो बोला है इफेक्टिवली हेल्ड एट पोजीशन एट बोथ दी एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब दोनों ही एंड्स हिंज्ड है, उसके लिए 1L थ्योरेटिकल भी यही है, रिकमेंडेड भी यही है। उसके बाद बोला है कि पोजीशन इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट ओनली रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट अदर एंड, मतलब एक एंड जो है उसका फिक्स्ड है और दूसरे एंड में क्या केवल रोटेशन से ही वो रिस्ट्रेन्ड है, बट पोजीशन से वो मूव कर सकता है, मतलब रोटेशन से है। तो जैसा मैंने इसका फिगर बनाया तो देखो वैसा है कि 90 डिग्री एंगल मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए जो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 1L है लेकिन रिकमेंडेड 1.2L है, ठीक है। उसके बाद है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन ऑल्सो एट वन एंड बट ओनली पार्शली रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट अदर एंड, ठीक है। और पोजीशन में हेल्ड नहीं अदर एंड पे, मतलब सिर्फ पार्शली रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन है अदर एंड पे। तो इसकी क्या वैल्यू है, इसकी केवल जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो है 1.5L, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ओनली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट अदर एंड, ठीक है। एक एंड जो है हिंज है, दूसरे एंड में केवल रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन है, इसके लिए 2L है, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री है, उसके लिए भी हमें पता है 2L है, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की बात, ठीक है। वो हमें पता है कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट कॉलम में क्या होगी 0.8% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम, ये चीज़ हमको मालूम है। मैक्सिमम जो उसकी होगी 6% व्हेन दी बार्स आर नॉट ओवरलैप्ड, और 4% होगी जब बार्स क्या ओवरलैप है, ठीक है। ओवरलैप नहीं हो रहे तो 6%, हो रहे हैं तो 4%, ठीक है। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ बार्स फॉर रीइंफोर्समेंट है, रेक्टेंगल है तो 4 है, अगर सर्कुलर है तो 6 है। फिर ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट टाई का जो डाया होता है वो होता है मैक्सिमम ऑफ 6 mm और 1/4 ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का डाया का मैक्सिमम, ठीक है। ये होगा मिनिमम जो ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट टाइज की मिनिमम जो डाया वो ये होगा मैक्सिमम ऑफ दिस टू। फिर उसके बाद पिच आता है, ये ट्रांसफर्स रीइंफोर्समेंट का होगा 16 × 5 मिनिमम, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का मिनिमम डाया, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, और 300 mm का जो मिनिमम आएगा वो होगा पिच आएगा। उसके बाद हेलिकल रीइंफोर्समेंट की बात आती है, ये जो फॉर्मूला है ये भी भूल जाता है हमेशा, अक्सर मेरे को भी भूलता, तो आई थिंक बहुत सब लोगों को भूलता होगा। तो ये होता है VH/VC शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.36 FCK/FY AG/AC -1, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम पिच होता है वो होता है मिनिमम ऑफ 75 mm या फिर D ऑफ कोर बाय 6। अब जो D ऑफ कोर होता है वो होता है D ऑफ ग्रॉस -2 टाइम्स द क्लियर कवर टू द हेलिकल रीइंफोर्समेंट। मिनिमम पिच जो होता है 25 mm, मैक्सिमम होगा 25 mm और 3 टाइम्स द फाई ऑफ हेलिकल, ठीक है। अब ये मैंने डायग्राम बना दिया है कि इसमें देखो जो है D ऑफ कोर तो हमें दिख रहा है कि D ऑफ ग्रॉस -2 टाइम क्लियर कवर। अब DH जो दिखा है ये होता है सेंटर टू सेंटर डाया ऑफ द हेलिक्स, वो होता है कि D ग्रॉस -2 क्लियर कवर -5H क्या है डाया ऑफ स्टील बार फॉर्मिंग द हेलिक्स, जो स्टील बार हेलिक्स फॉर्म कर रहा है उसका डाया, ठीक है। अब इसमें होता है VH और VC क्या है, VC तो सिंपली है 1000 × π/4 × DC का होल स्क्वायर एरिया डायरेक्ट, लेकिन जो VH है VH क्या वो होता है 1000 अपॉन पिच, ठीक है। कितनी पिच में, इसलिए 1000 अपॉन पिच इंटू पाई इंटू DH इंटू π/4 π/H का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ एक्चुअली ये समझने वाली है बट याद कर लो वो ज़्यादा ईजी है, दैट्स व्हाट आई डिड, ठीक है। समझ तो सकते हो इसको कि
मतलब एक यूनिट लेंथ के लिए हमने वॉल्यूम ऑफ कोर निकाला, तो यूनिट लेंथ हमने 1000 ले ली, तो उस 1000 में कितने पर पिच में आ रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ हेल जो वी एच निकाल रहे हैं पर पिच निकालना है उसमें, तो 1000/p हो गया इंटू पाई डी एच, मतलब उसका जो है पैरीमीटर है पाई डी एच, इंटू फिर उसका एरिया है, उससे हमने वॉल्यूम ऑफ दी हेलिक्स निकाली, इसलिए वी एच अपॉन वी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.36 एफ सी के अपॉन एफ वाई इंटू ए जी अपॉन ए सी -1, ठीक है, 1000/p पाई डी एच इंटू π/4 5h², ठीक है। तो मोस्टली इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें मैं लेके आया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें कुछ ऐसी हैं जो बहुत लोगों को भूलती है, मुझे भी भूलती है, तो कल को अगर पेपर में आ गई और हम लोगों को नहीं पता हुई तो हमें लगेगा कि यार सामने पड़ा हुआ था, हमने देखा नहीं एक भी बार अगर अब डायरेक्टली ये आ गया, देखो रैंकाइंस मेथड का कुछ उन्होंने दे दिया कि ये किस मेथड का है, तो हम बता सकते हैं कि रैंकाइंस का है, और ये पता कि रैंकाइंस कब होता है कि नॉट हेल्ड डाउन इन पोजीशन, ये डायरेक्ट चीज़ पूछ लिया कि कौन सा मेथड होता है फॉर कॉलम नॉट हेल्ड डाउन इन पोजीशन रैंकाइन, फिर होता है पिगेडियस कब आ जाएगा अगर हेल्ड डाउन इन पोजीशन, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पता है, और आई एस मोस्टली अगर कोई न्यूमेरिकल आया आई एस कोड से आया वो भी हमें पता है कि उसमें WLX के यूज़ करना है, सिर्फ अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई की वैल्यू डिफरेंट होनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हमें पता है, हमने थाली में रख दिया पूरा खाना, बस हमें खाना है एक बार आपको वीडियो देख के, ठीक है, दैट्स इट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद अगर आरसीसी में आप लोगों को कुछ और चाहिए, प्री स्ट्रेस की वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, कुछ और चाहिए तो मुझे बताओ, वो भी आरसीसी में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छे से कर लेना वो कॉलम इंटरेक्शन डायग्राम जो है ना, वो अच्छे से कर लेना, हर एक पॉइंट पे क्या क्या होता है वो एक बार अच्छे से देख लेना, SP16 कॉलम इंटरेक्शन डायग्राम, ठीक है। तो वो अच्छे से कर लियो। तो ऑल दी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।